ईरान ने दुबई की ईंट से ईंट बजा दी। तबाहकुन मिसाइल और ड्रोन्स हमलों में एक ऑयल टैंकर, ड्रोन्स का गोदाम और अमरीकी एम्बेसी को निशाना बनाया गया। इन हमलों में कितना नुकसान हुआ, ताज़ा सूरत-ए-हाल के बारे में आमिर रज़ा से बात करते हैं। आमिर भाई, अभी उसने एक ऑयल टैंकर को निशाना बनाया है, वहाँ पर अमरीकी एम्बेसी को निशाना बनाया है ईरान ने, और एक ड्रोन्स का कोई बहुत बड़ा ज़ख़ीरा था उसको निशाना बनाया। ताज़ा सूरत-ए-हाल क्या है? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि शायद ये समझा जा रहा है ईरान की तरफ से कि ये इजराइल का एक सूबा है जिस पर उसने निशाना बनाना ही बनाना है। दुबई पर इस वक्त अगर देखा जाए तो आफत टूटी पड़ी है। और मैंने आपसे चंद दिन पहले जब ये एक व्लॉग कर रहा था तो मैंने आपसे कहा था कि इंटरनेशनल मीडिया दिखा रहा है कि इस जंग में सबसे ज़्यादा नुकसान जो है वो मुत्तहिदा अरब अमारात का होगा, और वो हो रहा है। दुबई अब वो ताकत का हब नहीं रहेगा। ये पिछले दिनों बहुत सारे दोस्तों ने मुझसे ये पूछा तो मैंने उनसे कहा था कि सबसे बड़ी बात सरमायाकार के लिए सिक्योरिटी होती है। हाँ जी, बिल्कुल। उसको ख़त्म किया जा रहा है, लेकिन अभी भी दुबई पर हमलावर नहीं हुआ जा रहा, अमरीकी अड्डों पर हमलावर हो जा रहे हैं। देखिए, आपने खुद कहा दुबई के जो जिस पोर्ट पर हमला हुआ है वहाँ से ऑयल किसको देता था? अमेरिका को। उस पर हमला कर दिया गया। फिर आपने जो शायद 136 है उसके लिए आपने यूक्रेन से अमेरिका की मदद से ड्रोन्स हासिल किए थे। ये बड़े तेज़ रफ्तार ड्रोन्स हैं और ये समझा जा रहा था कि अब पेट्रियट चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और मज़े की दिलचस्प बात यह है कि यूक्रेन ने ये ड्रोन्स इसलिए दिए थे कि मैं आपको ड्रोन्स देता हूँ, आप मुझे ना अमेरिका से पेट्रियट ख़रीद के देंगे। सही। ये एक बड़ा महंगा सौदा था जो इन अमाराती अमीरों ने जो है या बादशाहों ने जो है किया था। लेकिन ईरान के पास वो सारी इन्फॉर्मेशन मौजूद थी कि कहाँ ये आने हैं। जैसे ही वो आए उसको तबाह कर दिया गया, उड़ने से पहले ही तबाह कर दिया गया। अब मुझे बताएं कि इसका क्या हल है। फिर अमेरिकन एम्बेसी पर ये तीसरा हमला है दुबई में, और 3 मुख्तलिफ साइट्स पर है। तो आप अंदाज़ा करें कि इनके एम्बेसीज ऑफिस जो हैं कहाँ कहाँ तब्दील होते रहे हैं। वो उनको ये भी पता था कि कहाँ से अब इनको ऑपरेट किया जा रहा है। पहला हमला किया तो उन्होंने अपनी एम्बेसी वो तो लाजमी बात है। वो तो आपको याद होगा कि मैंने उनको बताया था कि 2 साइड पर उसको उड़ा दिया गया और उसका रिकॉर्ड रूम भी गया। एम्बेसी की जगह तब्दील की, वहाँ पर हमला हुआ, चले गए, फिर वहाँ पर हमला हुआ। अब उसके बाद उन्होंने फिर अपनी एम्बेसी की जगह तब्दील की, तीसरी जगह पर गए। ईरान ने वहाँ पर भी हमला कर दिया। अब ईरान को पूरी इन्फॉर्मेशन है कि कहाँ कहाँ जा रहे हैं। अब ये जहाँ जहाँ जाएंगे वहाँ वहाँ मारे जाएंगे। देखें, वो उसने कहा है कि अपने होटल्स खाली करें, या क्योंकि अगर अमेरिकन वहाँ पर मौजूद हुए तो मैं उस पर हमला कर दूंगा। और ये वो स्टोरी है जो कि इज़राइल के लिए और अमेरिका के लिए बहुत बड़े नुकसान का बायस है। देखें, इज़राइली और अमरीकी बड़ी कंपनीज़ जो हैं, मालियाती कंपनीज़ जो हैं, वो दुबई में कारोबार करती हैं, और ईरान का अगला हदफ यही मालियाती कंपनियां हैं। तो ईरान कह चुका है कि हम बैंकों को निशाना बनाएंगे, उनकी मालियाती कंपनियों को निशाना बनाएंगे और उनकी आईटी को निशाना बनाएंगे। देखें, इनका गूगल और वो जिसके हेड ऑफिस जहाँ पर हैं दुबई के अंदर, वो उसको निशाना बनाया जाएगा। और मुझे लगता यह है कि शायद आईसीसी का दफ्तर भी शिफ्ट कर दिया जाएगा। ये वैसे ही बरसबीले तज़किरा अगर जहन में आया है। जेशा बैठा हुआ है वहाँ पे, जब जेशा बैठा हो तब निशाना बनाए, और निशाना बनाए, ईरान बना दे, मुझे इससे कोई इतराज़ नहीं है। लेकिन दुबई इस वक्त उनकी हिट लिस्ट पर मौजूद है, और दुबई हिट लिस्ट पर इसलिए मौजूद है कि वे फॉरवर्ड यही लोग थे। अब देखें, मैंने आपको एक खबर दी थी कि 600 यहूदी जो हैं यहाँ से एकदम से फ्लाई किए थे, भाग गए हैं, और यहाँ पर अमेरिका के बहुत सारे मफादात मौजूद थे। अमेरिका ने सबसे पहले अपने शहरियों को जिस शहर से निकलने का कहा था वो दुबई था, क्योंकि उनको अंदाज़ा था कि ईरान था कि अगर हवाई रास्ता नहीं मिलता तो ज़मीनी रास्ते से आप सऊदी अरब जाएं, वहाँ से निकल जाएं, लेकिन दुबई छोड़ दें। तो अब आप इस ऐसी सूरत हाल में कि जब दुबई के ऊपर ईरान जो है पूरी तरह से हमलावर है, दुबई के अमीरों को भी चाहिए कि जिस तरह से बाकी ममालिक जो हैं वो इस जंग से ख़ुद को अलग कर रहे हैं, ये ख़ुद को अलग करें। देखिए, अब्बास अराग़ची ने तभी बचेंगे जब खुद को अलग करेंगे। जब तक ये अमेरिका के ज़ेरे नगी रहेंगे, इनके साथ यही सलूक होता रहेगा। ये आज जंग बंद हो जाए पाकिस्तान की कोशिशों से, चीन की जामनी से और सालसी से, ये आज बंद हो जाए, कल बंद हो जाए, ये इसने इस वीक में बंद होना है, चले मान लिया। लेकिन जी जब भी इसको कहते हैं कि जब भी ये शुरू होगी तभी शामत इनकी आएगी। देखें, ईरान के लिए जो आपका सामने वाला चेहरा है उसको हिट करना पहले ज़रूरी है। उसने इसराइल को हिट किया है, बिल्कुल, लेकिन इसराइल पीछे है। हाँ जी। ये आगे हैं, फ्रंट पे हैं। तो ये क्यों नहीं सोचते कि इसराइल तो ईरान से कह रहा है कि आप शॉर्ट रेंज जो बैलिस्टिक मिसाइल वो बनाएं ताकि आप दुबई, बहरीन, सऊदी अरब इसको निशाना बना लें। इसराइल महफूज रहे। इसराइल उनको साजिश बिल्कुल बेनकाब होती है ना, ये सारी चीज़ों से। ईरान के लिए बिल्कुल नहीं है। हाँ। ये साजिश है इन गल्फ कंट्रीज़ के लिए। क्या कि वो कहता है कि गल्फ कंट्री पर तक मार करने वाले बैलिस्टिक मिसाइल ईरान बनाए
تو بنائے, نشانہ بناتا رہے, ان کا ہمیں نشانہ نشانہ نہ بنائے. ہمیں نشانہ نہ بنائے. یعنی اس کے پاس بیلسٹک میزائل کی وہ رینج نہیں ہونی چاہیے جو ہرمشیر 4 ہے یا اس کا شہاب 3 ہے جو اسرائیل تک مار کرتے ہیں, خیبر ہے, خیبر شکن میزائل ہے, وہ میزائل نہ ہوں. ہاں دبئی ہے, بحرین ہے, کویت ہے, عمان ہے, عراق ہے, ان پر نشانہ باندھنے والے میزائل وہ چاہے ہزاروں بنا لیں. یہ وہ ہے. اور یہ سمجھنا کس کو تھا, مجھے تھوڑی سمجھنا تھا بھائی, میں تو باہر بیٹھا ہوں. آپ کو سمجھنا ہے عرب حکمرانوں کو کہ اسرائیل اور امریکہ مل کر آپ کو مارنا چاہتے ہیں. اور مجھے ابھی عدیل صاحب نے تھوڑی دیر پہلے یہ بات بتائی, میں آپ لوگوں کو بھی بتانا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا کہ بھائی اس کا خرچہ بھی عرب کنٹریز برداشت. اب یہ ایک الگ سے ویلاگ ہے, لیکن مجھے یہ بتائیں کہ یہ عرب کب ہوش میں آئیں گے, یہ اپنے مطلب آپ دیکھیں نا کہ جنگ امریکہ کر رہا ہے, بدماشی امریکہ کر رہا ہے, اسرائیل کے کہنے پر کر رہا ہے, ایران پر بمباری کر رہا ہے, اور جتنا میزائلوں کا اور بمز کا خرچہ ہے وہ عرب کنٹریز اٹھائیں گے. تو مجھے آپ بتائیں, یہ اچھا چھوڑ دینا, لیکن مسئلہ تو یہ ہے کہ یہ لوگ جو ہیں وہ تباہی کے دہانے پہ پہنچ گئے ہیں, تباہ ہو رہے ہیں, لیکن امریکہ کا ساتھ نہیں چھوڑ رہے ہیں. ان کو شاید کس طرح سے جکڑا ہوا ہے, یہ ایک الگ سٹوری ہے کہ اس میں ان بیچاروں کے پاس تو غلیل بھی نہیں رہی. ان کے پاس تو وہ غلیل بھی نہیں ہے جو حضرت داؤد کے پاس اس زمانے میں تھی, جس سے انہوں نے جالوت کا جو آنکھ پھوڑ دی تھی. ان کے پاس تو وہ غلیل بھی نہیں رہی. تو یہ کس طرح کی, یہ اگر سونے کے کموڈ پہ بھی بیٹھے ہیں تو یہ وہاں مارے جائیں گے. عامر بھائی ان کے پاس امریکن اسلحہ سارا, اور امریکہ جب چاہتا ہے اس اسلحے کو جیم کر دیتا ہے. وہ لازمی بات ہے, اس کے پاس وہ جو اس کا کنٹرول ہے وہ اسی کے پاس ہے, اور حتیٰ کہ اس نے کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹرز بھی ان کے اندر ہی بنائے ہوئے ہیں. اور وہاں سے وہ اگر آپ کا F-16 اڑے بھی تو اس کو بند کر کے تباہ کر دے گا, تو آپ کا پائلٹ بھی ساتھ جائے گا. یہ آپ کو شاید سمجھ نہیں ہے کہ امریکی اسلحے سے باہر آنا جو ہے عرب کنٹریز کے لیے کتنا ضروری ہے. اب ان کو سمجھ آ رہا ہے. اب یہ یوکرائن کی طرف گئے کہ ہم ان ڈرون, شاید ڈرون سے بچا لیں, تو کیا یوکرائن خود رشین ڈرون سے بچ رہا ہے؟ دیکھنا ہے کہ وہاں پہ جب اس نے شاید 136 کا توڑ نکالا تو روس نے اس کا ورژن 2 نکال دیا, جو ان کے اس والے جو تھا ڈرون تھا اس سے زیادہ تیز تھا. اس سے زیادہ تیز رفتار ہونے کی وجہ سے اس نے تباہ کیا. اب مجھے آپ بتائیں, اب اس وقت جو ہے اگر چن کر ایران نشانہ بنا رہا ہے تو ان کے آئل ڈیپوز کو بنا رہا ہے. یہ وہ سوال ہے جو ہمیں پوچھنا چاہیے کہ یہ کیوں کر رہا ہے. یہ عرب کنٹری کا تیل, بھائی عرب کنٹری کا تیل نہیں ہے, یہ امریکہ کا خریدا ہوا تیل ہے, یعنی امریکی تیل ہے جس کو وہ نشانہ بنا رہا ہے. کل 2000 پاؤنڈ وزنی بام B-2 سے گرایا ہے اس نے ایران کی ایک آئل اس پر تنصیبات پر اور اس کے ڈیپو پر. وہ گرانے کے بعد اس میں آگ بھڑکی ہے, جس کا جواب اس نے کویت, فوراً بدلہ لیا, جس نے کویت اور دبئی میں جو امریکی تیل فراہم کرنے والی کمپنیز ہیں ان کو نشانہ بنا کر دیا. بہت شکریہ عامر بھائی, تعاطنی صورتحال کے بارے میں عامر رضا نے آپ کو آگاہ کیا. مزید اپڈیٹس کے لیے ہمیں فالو کرتے رہیں. عدیل احمد اور عامر رضا کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.